नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। सिर्फ 5 दिन बचे हैं जब दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों के सबसे बड़े नेता देश की राजधानी दिल्ली में होंगे। G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। एक एक के बाद भारत की सफलताओं को पाकिस्तानी पचा ही नहीं पा रहे हैं। पहले चंद्रयान की सफलता, फिर सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग और अब G20 का शानदार आयोजन। दुनिया की बड़ी ताकतों का जमावड़ा। पाकिस्तान अपने आप में ही जल भुनकर राख हो रहा है क्योंकि उनके खुद के मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए हैं। IMF की शर्तें लागू करके पाकिस्तान की सरकार अपनी ही आवाम को लूट रही है। नई मुसीबत बढ़े हुए बिजली के बिल हैं जिन्हें भरने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन आवाम है कि भरने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या पाकिस्तान में घास की रोटी खाने की नौबत आ गई है? क्या पाकिस्तान में भुखमरी से हालात खराब होते जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान अब बहुत जल्द ही बर्बाद होने वाला है? क्या पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है? आपने कहा है कि घास खा लेंगे, वैसे भी आप मेरे ख्याल में 76 साल से घास ही खा रहे हैं। जो केक और जो खाना खाने वाले हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोग हैं और मैंने उनको नाम दिया है ब्रिटिश एजेंटों का। लोगों की चीखें आसमान तक जा रही हैं। फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है और उसके साथ ही साथ हर चीज जो है वो महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। भारत की तरक्की देखकर इतना क्यों जल रहे हैं पाकिस्तानी? भारत के चंद्रयान और सूर्ययान की सफलता से क्यों फ्रस्ट्रेट हुए पाकिस्तानी? भारत में G20 की मीटिंग से क्यों परेशान हो गए हैं पाकिस्तानी? भारत के लोग यहाँ से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। आजकल पाकिस्तानी बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.8% पे ग्रो कर रही है। दो मुल्क जिन्होंने 76 साल पहले एक साथ अपनी शुरुआत की, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, एक आबाद दूसरा बर्बाद, एक का पावर दूसरे का सरेंडर। भारत में बस कुछ दिनों के बाद ही G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूरी दुनिया के नेता आएंगे। बाइडेन से लेकर सुनक तक, मैक्रों से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक। बस सिर्फ 5 दिनों के बाद भारत में दुनिया के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। यह इंडिया का पावर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सरेंडर है, जहां 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर होती मुश्किल लग रही है। बिल्कुल भी काम नहीं, क्योंकि सवारी को जब किराया बताते हैं कि 20 रुपए किराया बढ़ गया, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 20 रुपए ज्यादा कहाँ से दें? खाने को कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है, घर पे आटा नहीं मिलता हमें। 700-800 रुपये पेट्रोल जला देंगे तो हम क्या रोजी रोजगार करेंगे अपना? बस ये कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। 2 वक्त की रोटी आसान है, वो एक वक्त की मिल जाए वही तनख्वाह में गुजारा नहीं है। इतनी महंगाई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। खाना तो जैसे अब एक तरह की लग्जरी हो गया है। राजनीतिक हालात की बात ना ही करें तो बेहतर है। आम लोग खून के आंसू पी पी कर काम चला रहे हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल 300 रुपए के पार चला गया। पेट्रोल 305 रुपए लीटर और डीजल 311 रुपए प्रति लीटर है। 15 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 15 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। सब कुछ महंगा है, कुछ भी नहीं छूटा। पाकिस्तान का फूड इन्फ्लेशन 40% ज्यादा है, यानी एक साल में खाने पीने की चीजों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ आम पाकिस्तानियों की औसतन इनकम में
सालाना 11% की कमी आई है। यानी आय घट रही है और खर्चे और महंगाई बढ़ रही है। अब इन हालात में पाकिस्तानी रोए नहीं तो क्या करें? आज कौम पिस रही है, कौम सड़कों पर है। डीजल 311 रुपए का है। और मैं डीजल का क्यों जिक्र कर रहा हूं? इस वजह से कि आपके ट्रैक्टर जो है डीजल से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलती है। आप घास, आप आने वाले दिनों में आप घास ही खाएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूलिंग एलीट, इस वक्त लंदन जाने के टिकट 11 से लेकर 15 लाख रुपए के हैं और आपके जहाजों में सीट नहीं मिलती। आपके जहाज जो पाकिस्तान से उड़ रहे हैं उनमें सीट नहीं मिल रही। लोग सड़कों पर बिजली के बिल लेकर फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी ज़ेही शऊर, जो मेरे वतन अजीज के ब्रिटिश जो एजेंट हैं सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं, किसी से मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 25,000 रुपए में एक महीने का बजट बना के दिखाएं तो हम समझेंगे कि हम खुद चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी को इस चीज का एहसास नहीं है। आपने कहा है कि घास खा लेंगे, वैसे भी आप मेरे ख्याल में 76 साल से घास ही खा रहे हैं। जो केक और जो खाना खाने वाले हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोग हैं और मैंने उनको नाम दिया है ब्रिटिश एजेंटों का। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में अपने लोगों पर महंगाई का एक और जुल्म तब किया जब बिजली के दाम बढ़ा दिए और न सिर्फ दाम बढ़ाए बल्कि बिजली पर टैक्स भी लगा दिया। गरीब लोगों के बिल 50-50 हजार रुपए आ रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन चल रहे हैं। कल तो पूरे पाकिस्तान में बाजार बंद रहे। इसके विरोध में व्यापारियों ने हड़ताल तक कर डाली। दूसरी तरफ पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार धमकी दे रही है कि बिल तो भरना पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं। तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गए हैं। 100 में से 1000 गुना हमारा मुल्क ये है। इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं। ये बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताइए, 3-4 दुकानें मेरी हैं, हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम इन हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। हमारा नुकसान है, हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये अवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई होश आ जाए। अगर इसके बावजूद भी नहीं आएगी तो हम इससे ज़्यादा हड़ताल करेंगे। हमारी यूनियन से बात हो चुकी है, हम पूरा हफ्ता दुकानें बंद रखेंगे। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। यकीन माने किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट, उसकी वैल्यू है ही नहीं, ज़ीरो। किसकी वजह से? हमारी हुकूमतें ख़राब है, सब कुछ। ये पाकिस्तान में अब जो भी आगे हालात आने हैं ना, इससे भी बदतर आने। महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। अल्लाह पाक अगर इसके ऊपर कोई रहम करे तो करे, लेकिन पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा कि आगे इससे भी बदतर हालात हैं। चोरी, डकैती, डाके, ये सब आम हो जानी है आगे चीज़ें, जैसे कराची में है वही हाल लाहौर का होना है। जब किसी को खाने को नहीं मिलना तो उसने क्या करना है? उसने फिर एक नजायज़ पिस्टल पकड़ना है, एक बाइक पकड़नी है, उसको लूट, वो बंदे भी मारेगा, सारा कुछ करेगा। पेट के लिए रोटी हर बंदे ने खानी है, भूखा कोई रह नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि क्यों आखिर पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों को ऐसे जिंदा मारने पर क्यों तुली हुई है? इसका जवाब है वो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज। जून में पाकिस्तान को आईएमएफ का 3 अरब अमेरिकी डॉलर्स का बेल आउट पैकेज मिला था, लेकिन इसकी कुछ शर्तें थीं, जैसे पेट्रोल पर लेवी बढ़ाना, लोगों के ऊपर टैक्स लगाना और बिजली के बिलों के दाम बढ़ाना। आइडिया यह था कि किसी भी तरीके से सरकार का रेवेन्यू बढ़ाया जाए ताकि सरकार को फिर से भीख मांगने न जाना पड़े। लेकिन जिस मुल्क के हालात पहले से ही खराब हों, जहां लोग पहले ही
भुखमरी और गरीबी में जीने को मजबूर हूं, वहां ऐसे कड़े फैसले लेने से आम लोगों की हालत खराब होनी तय थी और यही हुआ। अब पाकिस्तान की सड़कों पर संग्राम हो रहा है, लोग रो रहे हैं और अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं, वो भी तब जब उनको पता चलता है कि जिन हुक्मरानों के भरोसे वो थे, वो तो मुल्क छोड़कर ही भाग गए हैं। डॉलर रेट जो है 332 पे पहुंच चुका है, यानी कि $1 जो है पाकिस्तान में अब वो $332 का है और लोगों की चीखें आसमान तक जा रही हैं। फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है और उसके साथ ही साथ हर चीज जो है वो महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी की, जो कि पीपल्स पार्टी के सदर हैं और इससे पहले मुल्क के पाकिस्तान जो कंट्री है उसके भी सदर रह चुके हैं, ये जी अपनी पूरी कैबिनेट को लेके, अपने सारे लोगों को लेकर, काफी ज्यादा लोगों को लेकर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं और फिलहाल उनका इरादा दुबई में ही रहने का है। शहबाज शरीफ साहब और जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लंदन रवाना हो गए हैं और उनके साथ उनके बड़े भाई यानी कि नवाज शरीफ साहब भी लंदन में ही हैं और फिलहाल इन लोगों का लग यही रहा है कि लंदन और दुबई में ही रहना होगा। पाकिस्तान में यह कड़वी दवा सबके लिए नहीं है, यह सिर्फ आम लोगों के लिए है। अगर आप नेता हैं या आर्मी के जनरल हैं तो आपका जीवन बहुत शानदार है। नेता तो मुल्क से ही भाग गया, आर्मी वाले हुक्म चला रहे हैं, क्योंकि अगर IMF की वजह से अपना रेवेन्यू बढ़ाने का ही सवाल होता तो सबसे पहले पाकिस्तानी फौज के डिफेंस बजट में कटौती की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उल्टा पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट 16% बढ़ाकर 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का कर दिया है, जबकि IMF ने डिफेंस बजट में 10 से 20% की कटौती करने को कहा था, लेकिन सरकार नहीं मानी। यानी लोगों को खाना तो नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी मिसाइल और गोला बारूद खरीद रही है। भारत के लोग यहाँ से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। आपके लोग चंद लोग जहाजों पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, ज्यादातर लोग पैदल भाग रहे हैं और आधे जाके टर्की के पास समुद्र में डूब रहे हैं। तो आप इस पे ब्रैग मत करें। आपके जो ज्यादातर लोग इस वक्त सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, जहां वो 3rd क्लास सिटीजन हैं, जिनके लिए स्पेशल नाम उन्होंने रखे हैं, मस्कीन, गरीब और रफीक। तो उनको 3rd क्लास सिटीजन, 3rd क्लास इंसान समझा जाता है हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर। ये मैं अफसोस के साथ कहूंगा। पाकिस्तानियों को तब और ज्यादा दिक्कत होती है जब वो भारत का हाल देखते हैं, क्योंकि भारत उनका हमसाया मुल्क है, उनके साथ ही आजाद हुआ, एक जैसी चुनौतियां थी। लेकिन आज भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है? वो जब भारत के प्रधानमंत्री को देखते हैं तो उन्हें अपने मुल्क के ऊपर और तरस आता है, क्योंकि भारत के पास वो प्रधानमंत्री है जो देश को आज कल या साल 2 साल का नहीं बल्कि कई दशकों का विजन दे रहे हैं। इसीलिए तो एक इंटरव्यू में मोदी ने साफ साफ कह दिया कि 2047 तक भारत हर हाल में विकसित हो जाएगा। मोदी कहते हैं कि बहुत जल्द ही भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। यह भी कहा कि भारत के पास अपने विकास की ऐसी आधारशिला रखने का मौका है जो आने वाले 1000 सालों तक याद किया जाएगा। दुनिया को मोदी ने बताया कि भारत पहले 1 अरब भूखे पेट वालों के देश के तौर पर देखा जाता था, पर अब 2 अरब स्किल्ड हाथों का देश है। दुनिया कभी भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती थी, लेकिन भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा है। आजकल पाकिस्तानी बड़े फ्रस्ट्रेशन में है। उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर इंडिया की जो इकॉनमी है वो 7.8% पे ग्रो कर रही है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 7.4% है, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये सोच रहा था कि इसको 2 से 6% होना चाहिए। यानी कि इंडिया ने अपनी इन्फ्लेशन को डबल डिजिट नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तो हमेशा डबल डिजिट रही, बल्कि अब तो 40-50% हो गई। डॉलर 305 पे चला गया, पेट्रोल रात 305 पे चला गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेट्रोल प्राइसेस 300 रुपये लीटर चली गई हैं। आजकल हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से भी वीडियोस आती हैं
कि जी हमारा रुपया जो है वो पाकिस्तान से कमज़ोर जो है वो ताकतवर है। फिर सब ये जो हमारी एक तो फिर हम ये भी बात करते हैं कि अवाम जो है अमीर है, उसके पास बड़ा पैसा है, हुकूमत गरीब है, और ये भी एक मंजरनामा है। पाकिस्तान की शक्ल है कि इंडिया विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर के साथ 8% ग्रो कर रहा है, और दुनिया सारी G20 के हवाले से उनके घर आ रही है, और हम आज यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, हमें पहले ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था, हमें ये कर लेना चाहिए था, और हम यहाँ पे अब अफगानिस्तान भी हमसे अच्छी बातें कर रहा है। आजकल पाकिस्तानी बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर इंडिया की जो इकॉनमी है वो 7.8% पे ग्रो कर रही है। मोदी के इसी विजन का कमाल है कि आज भारत G20 जैसे इस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के गठबंधन को हेड कर रहा है। कुछ ही दिनों में भारत पूरी दुनिया को इंटरनेशनल हेडलाइंस दे रहा होगा जब दुनिया के टॉप मुल्कों के नेता यहां आएंगे। सिर्फ 2 देशों के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने तो पहले ही इनकार कर दिया था, अब चीनी राष्ट्रपति की तरफ से भी ना कह दिया गया है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि G20 बहुत बड़ा इवेंट है। आज की दुनिया में किसी भी देश के सबसे बड़े नेता के वक्त की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए किसी नेता का ना आना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बार बहुत से नेताओं ने यह इवेंट स्किप किया है। उदाहरण के तौर पर 2021 में G20 की समिट इटली में होनी थी, लेकिन 6 देशों के नेता यहां नहीं पहुंच पाए। इससे जो मेजबान देश होता है उसका कोई लेना देना नहीं है। 2008 से अब तक 16 बार G20 की फिजिकल बैठक हो चुकी है, और एक बार 2020 में सऊदी अरब में वर्चुअल बैठक हुई थी। 2008 और 2009 को छोड़ दें तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब सारे नेता पहुंचे हों। वैसे जो नेता आ भी रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां अब आखिरी दौर में चल रही हैं। G20 समिट के लिए करीब 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। हमारे मेहमान, उनको ठहराने के लिए, उनके एकोमोडेशन के लिए खास इंतजाम भी होने चाहिए। और नई दिल्ली में आपको बता दें, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नई दिल्ली के अंदर डिप्लोमेटिक जोन में 1 दर्जन से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं, और सारे के सारे 5 स्टार होटल्स बुकड हो चुके हैं। और एक तो आंकड़ा ऐसा सामने आया कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव को मिला के, ये तीनों को मिला के करीब 3,500 कमरे बुक किए गए हैं। और इस वक्त मैं एक ऐसे ही दिल्ली के खास होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नहीं, शायद बताया जा रहा है कि यहाँ तो 2-2 हेड ऑफ स्टेट्स ठहरेंगे। और यहाँ पर क्या इंतज़ाम है? सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आके आपको नज़र आएगी वो है भारतीयता, यानी कि हमारी संस्कृति की छाप। यहाँ पर आपको एक थीम नज़र आता है जो है हमारे नेशनल बर्ड यानी कि मोर को लेकर। यह भारत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होगा जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। सब कुछ फुल प्रूफ होना चाहिए, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, फिर होटल की सिक्योरिटी, और फिर होटल से लेकर G20 के वेन्यू तक। सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई चूक न हो। इसीलिए दिन रात प्रैक्टिस हो रही है। G20 समिट के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभी फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। जो गाड़ियां सुबह होटल से निकली थी, भारत मंडपम प्रगति मैदान पहुंची थी, अब वहां से डिस्पोजल हो रहा है, वापसी हो रही है। तो अब ये जो कॉन्वॉय है ये लगातार आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, यानी होटल्स पे वापस लौट रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पूरी तैयारी है जो कि होगी जब समिट हो रहा होगा, यानी 9 और 10 तारीख को जिस तरीके से होना है पूरा कार्यक्रम, उसकी तैयारी कर ली गई है। ट्रैफिक की तरफ से भी ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है, और यहाँ पर भी जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक रुकेगा आम लोगों का वो 8, 9 और 10 को रुकना है, यानी उससे पहले जब फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है तो आम यातायात प्रभावित ना हो, उसके लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको आराम से निकलने दिया जाए। केवल उतनी ही देर के लिए यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाता है जितनी देर के लिए यहाँ से कैरिकेड निकलता है। जिन होटलों में इन राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। होटल की सुरक्षा में NSG के ब्लैक कैट कमांडो अभी से तैनात कर दिए गए हैं, जो दिन रात निगरानी करते रहेंगे। रास्तों के अलावा सभी इमारतों को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, और इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CAPF की टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डिप्लॉयमेंट है।
एनएसजी का डिप्लॉयमेंट इसी वजह से किया गया है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, साथ में एंटी सैबोटाज टीम के तौर पर एनएसजी को डिप्लॉय किया गया है। इनको पूरे मैप्स दिए गए हैं ताकि जब वीवीआईपी यहां पर रुकें, जो चीफ ऑफ द स्टेट हैं अलग अलग जगहों के, जब वो यहां पर रुकेंगे तो पूरी सुरक्षा की जा सके। इस समय ब्रीफिंग चल रही है। ब्रीफिंग में जो एनएसजी के स्टिक कमांडर हैं वो इनको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मूवमेंट करना है। इसीलिए ये चारों तरफ से आप देखें तो MP5 हॉचकॉफ, उसके अलावा ग्लॉक पिस्टल, रस्सियां, साथ में ड्रोन, कम्युनिकेशन सेट, ये सब लेकर एनएसजी के कमांडोज की ये पूरी ब्रीफिंग की जा रही है। पाकिस्तान G20 को लेकर हमेशा रोता रहा है। उसने अपने मित्र चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की खूब कोशिश की। जब भारत ने कश्मीर में G20 की मीटिंग रखी तो तब भी पाकिस्तान ने दुनिया में फर्जी माहौल बनाया। इसीलिए मोदी ने आज चीन पाकिस्तान को भी दो टूक कह दिया। मोदी ने साफ कहा कि हमें अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठक करने का अधिकार है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा सवाल तब जायज होता जब कश्मीर और अरुणाचल में बैठक कराने से हम बच रहे होते। हमारा देश इतना विशाल, खूबसूरत और विविधताओं से भरा है। जब देश में G20 की बैठक हो रही है तो यह स्वाभाविक है कि देश के हर हिस्से में ये बैठकें होंगी। पाकिस्तान का यह हाल आज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने हमेशा ही दूसरों का बुरा चाहा है। उसके नेता हों, अफसर हों या आर्मी वाले हों, उन्होंने अपनी दुकान सिर्फ और सिर्फ भारत का डर दिखाकर चलाई है। इसी का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है और इसका ताजा उदाहरण है गिलगित बाल्टिस्तान से उठती बगावत की ये तस्वीरें। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। वैसे तो यह है भारत का ही, लेकिन पाकिस्तान ने नापाक कब्जा कर दिया था। अब यहां के निवासियों ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि अगर उन पर जुल्म सितम बंद नहीं हुए तो वो कारगिल का रास्ता खोल देंगे, यानी भारत के साथ मिल जाएंगे। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में डाउट पैदा कर तो दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में गिलगित में हुई इस बगावत की कोई रिपोर्ट नहीं है। यहां एक हफ्ते से ज्यादा समय से प्रदर्शन चल रहे हैं और इसकी वजह है यहां एक बहुत बड़े शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ FIR दर्ज करना। उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया है। अब शिया समुदाय भी अपने धर्मगुरु पर हुई FIR के खिलाफ एकजुट हो गया है और इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा मखदूश है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन है। हिंदुस्तान में 80% लोग इस धर्म को मानने वाले हैं। उनकी आस्था में सनातन है, उनके आराध्य सनातन है, उनके रोम रोम में सनातन है। और इसी सनातन को एक नेता ने बीमारी कह दिया, वो भी डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी। उस नेता ने सनातन को खत्म कर देने की बात कही। यह नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का बेटा है और इसने पूरे होशो हवास में मंच पर पेपर से पढ़कर यह बात कही है। DMK इंडिया अलायंस की अहम पार्टनर है। वैसे यह बयान तो दक्षिण से आया, लेकिन पूरा उत्तर भारत उबल गया।
23 और 24 के इलेक्शन का टेम्परेचर देखा जाने लगा। सनातन के अपमान का क्या आने वाली सियासत पर असर होगा? क्या सनातन विरोधी बयान के पीछे नॉर्थ साउथ की विभाजनकारी सियासत है? सच क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। सनातन क्या है? क्या नरेंद्र मोदी सनातनी हैं? क्या राहुल गांधी सनातनी नहीं हैं? नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जो खुद को हिंदू कहते हैं, क्या वो सनातनी नहीं हैं? क्या प्रियंका गांधी, कमलनाथ मंदिर जाते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है? सनातन का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बात क्यों उठी है, ये विमर्श क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं की ओर से सनातन पर जो टिप्पणी की गई है, उसी से विवाद खड़ा हो गया है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது. उदयनिधि मारन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं। सनातन पर इन्हीं के ज्ञान पर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन उदयनिधि अब तक अपनी बात पर कायम है। मतलब सनातन डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी है जिसका खात्मा होना चाहिए। इंडिया अलायंस का सनातन ये है। उदयनिधि ने एक लाइन खींची तो कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम उसे और आगे लेकर चले गए, नई परिभाषा बताई। सनातन धर्म और कुछ नहीं, जातियों में विभाजित समाज है, अभिशाप है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नेता की तरफ से सनातन की यह व्याख्या है। और नरेंद्र मोदी के लिए सनातन क्या है? नरेंद्र मोदी का सनातन ये है। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। अब सनातन अचानक से चर्चा में क्यों आया? उसके पीछे की वजह कितनी सियासी है और कितनी धार्मिक, ये बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जिस दक्षिण से सनातन के खात्मे की बात की गई है, उसी दक्षिण से सनातन की बुनियाद मजबूत हुई। प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। शंकराचार्य ने देश भर में धर्म और आध्यात्म के प्रसार के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ओडिशा में गोवर्धन मठ, कर्नाटक का शारदा श्रृंगेरी पीठ, गुजरात का द्वारका पीठ और उत्तराखंड का ज्योतिर्पीठ जोशी मठ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में रावल पुजारी दक्षिण के ही हैं। फिर सनातन पर सवाल क्यों है? क्या इसकी एक वजह है हिंदी और नॉन हिंदी में विभाजन कराना? क्या इसकी दूसरी वजह है हिंदू वोट बैंक और नॉन हिंदू वोट बैंक? क्या इसकी तीसरी वजह है नॉर्थ और साउथ की विभाजन की राजनीति? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर चौतरफा हमला किया है, उससे तो यही लग रहा है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए,
मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। इंडिया अलायंस अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सनातन विरोध ने उसकी नींव हिला दी, जो बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हिंदू संगठनों का विरोध शुरू हो गया है, धर्मगुरु नाराज हो गए हैं, बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया है, 80% सनातनियों का अपमान बता दिया है। भाषा और भाव दोनों से आश्चर्यचकित हूं। अहंकार से भर के, सत्ता के दंभ में चूर होकर वो जिस तरह की धमकियां उछाल रहे हैं, उसके पहले उन्होंने अपनी ताकत का भी विचार नहीं किया है। सनातन धर्म को मुसलमानों से चुनौतियां आई, मिशनरियों से आई, अंग्रेजों से आई। धर्म अमर एवं जीत गया और मुगलों का राज और अंग्रेजों का राज चला गया। जो सनातन को नष्ट करने की बात करता है वह स्वयं नष्ट होता है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इस तरह की बातों को न करें। इसके जो परिणाम होंगे वो उनके लिए भी गंभीर हो सकते हैं। डूंगरपुर में गृह मंत्री अमित शाह जब आए तो सनातन को लेकर इंडिया अलायंस की पूरी कुंडली पढ़कर आए। मनमोहन सिंह का किस्सा सुनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे का सनातन पर पुराना टेप बजाया। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। जब से सनातन को लेकर सियासत शुरू हुई है, उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे वायरल हो रहे हैं। अमित शाह सीधे 80% सनातनियों को समझा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं किया है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। बीजेपी का सनातन प्रेम नया नहीं है, यह उसका पुराना राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त बीजेपी सनातन के नारे पर इतना जोर क्यों दे रही है, उसकी वजह भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कमलनाथ मंदिर मंदिर करने लगे हैं, खुद को कट्टर सनातनी साबित करने में लगे हैं, बजरंग बली के नाम पर संतों का जमावड़ा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सनातन के सहारे उनके इस कार्ड की काट तलाश रही है। जाहिर है इसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा। उधर उद्धव की शिवसेना इंडिया अलायंस का पार्ट तो है, लेकिन खुद को हिंदुत्व का पैरोकार बताने से नहीं थकती। ऐसे में जब से ये विवाद हुआ है, बैकफुट पर होगी।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी राम सर्किट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनके लिए भी सनातन का शोर चुनौती पेश करेगा। तो ये सीधे सीधे जो सनातन की सियासत करते हैं उनकी बात है। सनातन विरोध का असर और भी इंडिया अलायंस की पार्टियों पर पड़ेगा। इसीलिए जब भूपेश बघेल से इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब टाल गए। ये बीजेपी आप लोगों को हिंदू विरोधी बता रही है। पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी कांग्रेस। अच्छा, वो आगे स्टालिन का जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है जिसे खत्म करना चाहिए, उसको बयान मुझे पता नहीं क्या। 80% वोट की कहानी है। कट्टर हिंदुत्व है वो सनातनी है, सनातन पर शुद्ध तनातनी है। सनातन धर्म कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मिटता है। सनातन धर्म जन्म नहीं, वो स्वयंभू है, भगवान का निश्वास है। सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया ये कहा जा रहा है। भाग्य कह रहा हूँ, सनातन धर्म ही एक ऐसा है बेटी जहाँ पर नारी को माँ माना जाता है, जहाँ पर द्रव्य को एक मिट्टी का डेला माना जाता है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जहाँ चींटी को भी आटा खिलाया जाता है, तो सनातन धर्म कैसे डेंगू मलेरिया हो गया? इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को सनातन की नई डिबेट से भी डर लगने लगा है। तेजस्वी स्टालिन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन बात 80% वोट की है, तो आरजेडी की जबान भी बदली हुई है। कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। अब सनातन की डिबेट से साउथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ के नेताओं की पेशानी पर पसीने छलकने लगे हैं, क्योंकि अब बीजेपी हर मंच से कह रही है इंडिया अलायंस सनातन को खत्म कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है?